नमस्ते, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फ्यूल पे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास जो बाकी दिन से बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आप जानते हैं आपका सीटेट का एग्ज़ाम आ गया है, बहुत ही नज़दीक है और आप उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज हम बहुत हट के एक टॉपिक लेके आए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीटेट, जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी कि CDP, जिसके लिए हमें बहुत बार मैसेजेस भी किए गए हैं कि मैम प्लीज़ आप CDP की करवा दीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेके आए हैं। आई होप ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए पहला प्रश्न क्या है, हालांकि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हम बायलिंगुअल चलेंगे, मैं आपको हिंदी में भी बताती जाऊँगी इसका क्या अर्थ है। तो पहला प्रश्न हमारे आगे क्या है, देखिए, एज अ टीचर हु फॉर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट theory of Lev-Vygotsky, which of the following method would you prefer for assessing your students? वो क्या कह रहे हैं कि आप एक अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं जो जनरली किस बात पर बिलीव करता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी क्या है, यानी कि जब हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करके कुछ नया सीखते हैं ना, यानी सामाजिक रूप से बोलचाल के जरिए हम अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, तो वो क्या है, इनमें से कौन से ऐसे मेथड है जो आप प्रेफर करेंगे अपने बच्चों के लिए, उनको एसेस, उनका आंकलन करने के लिए। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर A कह रहा है वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, यानी कि कोलैबोरेशन होता है ना, जब आप एक एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं और एवरीबॉडी विल कोलैबोरेट देयर एफर्ट्स इन ईच एंड एवरी फील्ड। मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी जो क्षमता है, जो अपनी एबिलिटी है वो उसमें दिखाता है। तो वो हो गया कोलैबोरेटिव। या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट वगैरह, या फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, या फिर जो आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल MCQs जिसमें हम बोलते हैं, इस तरीके से। तो कौन सा आपका आंकलन का सही तरीका रहेगा, तो आपको इसमें से छांटने हैं। अगर आप तैयारी कर चुके हैं, पहले से इसके थ्योरी के बारे में जान चुके हैं, तो आपको मालूम होगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A, यानी कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के रूप में क्या करेंगे, एक अध्यापक के रूप में आप बच्चों का आंकलन करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड। देखिए टू कैटर यानी कि आपकी जो भी आवश्यकता है उसकी जो फुलफिलमेंट है, यानी कि पूर्ति करने के लिए, टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड, उसे क्या करना चाहिए एक अध्यापक को। देखिए क्लासरूम में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, उनकी अलग अलग पावर होती है, अलग अलग IQ होता है। तो उसमें टीचर को क्या करना चाहिए, शुड हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वे ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, मतलब कि एक बड़ा साधारण सा तरीका होना चाहिए पढ़ाने का और बच्चों को असेसमेंट देने का। या फिर सिग्रीगेट, उनको छांट दो अलग अलग हिस्सों में और लेबल कर दो कि चिल्ड्रन के ऑन द बेस्ड ऑफ देयर मार्क्स की, जैसे कि हम कर देते हैं ना कि पहली लाइन हमने बना दी, ये 80% अबव वाले हैं, ये 75% वाले हैं, ये बिलो वाले हैं 60%। सी वो कह रहा है एंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव, यानी कि आप बच्चों के साथ उनमें घुल मिल जाए, एंगेज हो जाए, व्यस्त हो जाए और उनके भी पर्सपेक्टिव, उनका भी जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, जो भी उनकी योजना है, जैसे हम प्लानिंग कहते हैं, उनको भी वैल्यू दी जाए। या फिर फोर्थ, इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स अपॉन स्टूडेंट, यानी कि बड़े ही कठोरता से अपने बच्चों के ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलोअप किया जाए। तो आप क्या लगता है आपको सही उत्तर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नहीं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सही उत्तर क्या। अगर आपने भी सेम गैस किया है तो ज़रूर बता दीजिए कि आपने सही गैस किया था। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, यानी कि अ टीचर शुड एंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, असेसमेंट इज पर्पसफुल। देखिए पर्पसफुल क्या हो गया कि जो आपने मकसद, जो आपने सोचा था वो फुलफिल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है असेसमेंट देने का। तो उसमें क्या होगा, इफ़ इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट, अगर वो बच्चों में डर पैदा कर दे, भय पैदा कर दे, तनाव पैदा कर दे, तो क्या वो असेसमेंट पर्पसफुल है। या फिर ऑप्शन नंबर B, इट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर्स, यानी कि वो एज अ फीडबैक काम करने लग जाए कि हाँ आपने इतना पढ़ा और इसके प्रति आपने इतना रिस्पॉन्स दिया, टीचर्स के लिए भी कि उनके बच्चे कैसे चल रहे हैं और बच्चों के लिए भी कि उन्होंने टीचर से क्या क्या सीखा। या फिर इट इज़ डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर, वो साल के अंत में एक ही बार होना चाहिए।
फोर्थ वो कह रहा है कंपैरेटिव इवैल्यूएशन आर मेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, यानी कंपैरिजन करो कि पहले आपने इतना सिलेबस कवर किया, अब इतना अच्छा आपने अचीवमेंट किया, कि उन्होंने क्या क्या अलग अलग तरीके से अचीव किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि असेसमेंट पर्पसफुल कब होता है, उसका मकसद कब पूरा होता है, तो वो होगा जब वो सब इफ इट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। जब तक बच्चों को और अध्यापक को उनके बच्चों के बारे में नहीं मालूम होगा तब तक ऐसी असेसमेंट का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ना अदर क्वेश्चंस भी अराइज हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी, पहले तो जानो कि एनसीएफ 2005 है क्या। ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम आप जानते हैं जो आपका सिलेबस तैयार होता है, फ्रेमवर्क एक तैयारी के साथ रखना कि आपका जो सिलेबस तैयार होता है या वे ऑफ टीचिंग होता है, किस तरीके की असेसमेंट होंगी, ये सब आपका एनसीएफ में आता है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। यहाँ पे मेंशन है 2005, तो आपको बता दिया जाए कि अब तक एनसीएफ क्या है, ये चौथी बार है जो 2005 में हुआ है, इससे पहले वो 3 बार पब्लिश हो चुका है। तो उसका बता देते, जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो 1975 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो 1975 में हुआ था। उसके बाद जब सेकंड टाइम हुआ तो वो 1988 में हुआ, और थर्ड टाइम जो हुआ वो हुआ था 2000 में। तो आपका जो मैंने बोला कि ये 4 बार हो चुका है, तो फोर्थ टाइम 2005 में हुआ था। तो आप अब जानते हैं कि एनसीएफ में वो कहना क्या चाह रहा है, द रोल ऑफ अ टीचर हैज टू बी, एक अध्यापक का रोल कैसा होना चाहिए, अथॉरिटेटिव यानी अथॉरिटी के रूप में होना चाहिए, डिक्टेटोरियल के रूप में, परमिसिव के रूप में, या फैसिलिटेटिव के रूप में। देखिए, एक अध्यापक को किस रूप में आगे होना चाहिए, आपको ये बताना है कि बस वो आपको डिक्टेटरशिप करे कि आपको बस बता दिया गया है ये करना है, तानाशाही जिसे हम कहते हैं, या परमिसिव कि तुमने आज्ञा ले ली ये करना है, ठीक है। अथॉरिटेटिव, हाँ तुम्हें अथॉरिटी है, उनको टीचर बच्चों को रिस्पेक्ट करनी है, तुम्हें कहीं जा करे उनका कहा हुआ मानना है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एक टीचर का रोल वैसे भी कैसा होना चाहिए, हमेशा फैसिलिटेटिव होना चाहिए, हमेशा हाजिर रहे अपने बच्चों के लिए, वो उनको प्रोवाइड करे कि उनको चाहिए क्या, एक असिस्टेंस दे पाए, हेल्पफुल के टीचर के रूप में क्या है रोल प्ले कर पाए। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ पूछा जाए कि रोल कैसा होना चाहिए टीचर का, तो इट शुड बी फैसिलिटेटिव। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स डैश देयर लर्निंग। देखिए, रिसर्चेस की बात की जाए तो एक डाइवर्स क्लासरूम में, देखिए पहले तो जानते हैं कि डाइवर्स क्लासरूम क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं, हम इंडिया को हमेशा पढ़ाते आ रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि हम एकता के साथ एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, हम अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग हमारे कल्चर हैं। ऐसी कक्षा भी होती है, हम होते तो एक जैसी यूनिफॉर्म में है, लेकिन कोई किसी जाति का है, कोई किसी रंग भेद का है, कोई आप ये मानेंगे कोई ब्लैक है, कोई वाइट पीपल है, या फिर कोई अलग कास्ट का है, कोई अपर कास्ट, कोई लोअर क्लास, जो हमने पहले बना रखी थी, जिसका कोई रोल नहीं है, सभी बराबर हैं। लेकिन स्टिल हम अलग अलग कल्चर से आते हैं तो हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अ टीचर्स एक्सपेक्टेशन, एक अध्यापक के अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन है उनके लर्निंग में, अगर एक डाइवर्स क्लासरूम में वो बैठे हैं, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए उन पर, आर द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ, शुड नॉट बी कोरिलेटेड, कुछ उसके साथ कुछ संबंध ही ना हो, या डू नॉट हैव एनी, कोई इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, जरूर बताइए कि रिसर्चेस क्या कहेंगी। अगर आप एक डाइवर्स क्लासरूम में बैठे हैं तो टीचर की अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी। ऑब्वियसली ये है कि एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि उस पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़े, एक सिग्निफिकेंस, एक इम्पॉर्टेंस मिले उनको हर कल्चर को जानने का एक मौका मिलता है, लर्निंग बढ़ती है, उनके स्किल्स इंप्रूव होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आपको बहुत मदद करने वाले हैं, आपका बेस बनाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, आपको नहीं करिए तो जरूर करिए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे नोटिफिकेशन। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स क्या होती है, जैसे कि किसी तरीके की इम्पेयरमेंट हो जाती है बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की शक्ति कमज़ोर हो जाना, डिसेबल्ड होना किसी तरीके से। तो इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड,
अब देखिए बात कर रहे हैं उनको इंक्लूड करना अलग अलग ग्रुप में, एक्टिविटीज़ में, बच्चों को जिनके अंदर स्पेशल नीड्स है, ठीक है, भगवान के दिए हुए बच्चे हैं, सभी बराबर होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम एक दूसरे से काफ़ी अलग हो जाते हैं, बहुत अलग अलग मैनर में, कोई शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, कोई मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो हम उनके डिसेबिलिटीज़ को एक साइड करते हुए उनको भी कैसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या है ये क्या एक अनरियलिस्टिक गोल है या इज डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज या विल इंक्रीज द बर्डन ऑन, क्या ये एक स्कूल के ऊपर बर्डन सम हो सकता है। इट रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, क्या हमें अपने बिहेवियर में बदलाव लाना चाहिए, कंटेंट में बदलाव लाना चाहिए, अप्रोच टू टीचिंग, उनको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना, उन बच्चों को जिनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल नीड्स हैं, रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, हमें अपने बिहेवियर में, अपने बर्ताव में बदलाव लाना होगा, कंटेंट में अप्रोच टू टीचिंग यानी कि हमारे पढ़ाने के तरीकों में भी बदलाव लाना होगा। इट रिक्वायर्स अ चेंज। तो चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम। देखिए अभी हम डाइवर्स क्लासरूम की बात कर रहे थे ना पीछे, कि बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे बैठे हैं कक्षा में, अलग अलग कोने से आए हुए हैं भारत के। तो हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड सोशल, देखिए सोशल सामाजिक रूप से बिल्कुल अलग होना, आर्थिक रूप से बहुत अलग होना, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड बहुत अलग है, कोई सिख है तो कोई मुस्लिम है, अलग अलग बैकग्राउंड से हम आते हैं। एंड रिचेज द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट। अच्छा वो ये कह रहे हैं जब हम इतने डाइवर्स क्लासरूम में बैठते हैं तो जो हमारे स्किल्स हैं, लर्निंग के एक्सपीरियंस है बच्चों के, वो इम्प्रूव होते हैं, एनरिच होते हैं, उन्होंने बोला। तो क्या ये स्टेटमेंट कैसी है? द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला वो कह रहे हैं ये सही नहीं है, बिकॉज इट कैन कन्फ्यूज द चिल्ड्रन एंड दे मे फील लॉस्ट, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे और वो अपने आप को बहुत गायब महसूस करेंगे, अरे मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन सी दुनिया में हूँ। या फिर वो कहते हैं ऑप्शन नंबर बी कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चिल्ड्रन को बहुत नए स्किल्स सीखने को मिलते हैं फ्रॉम देयर पीयर्स होता है द पीपल ऑफ सेम एज और सेम बैकग्राउंड, मतलब अभी कह सकते हैं कि आप एक कक्षा में बैठे हो तो सभी हम उम्र ही होते हैं वो बच्चे, ठीक है। या फिर करेक्ट बिल्कुल सही, बिकॉज इट मेक द क्लासरूम मोर हायरार्किकल, मतलब हायरार्किकल क्या हो जाता है, जैसे क्लासीफाई कर देते हैं ना, एक सीढ़ी दर बना देना। या फिर इनकरेक्ट बिल्कुल गलत है, बिकॉज इट लीड्स टू अननेसेसरली अनावश्यक कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, और नहीं आता तो गैस जरूर कीजिए, आंसर को बताने में भी हमारी भी मदद कीजिए, और अगर आपको हम उत्तर बता रहे हैं तो आप देखिए कि कहाँ कमी रह गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों को नए नए स्किल सीखने को मिलेंगे अपने हम उम्र बच्चों से। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, एक बच्चा है जिसके सुनने में प्रॉब्लम है, यानी कि सुनने की शक्ति कमज़ोर है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, देखिए यही इतना ही सेंटेंस खत्म है कि अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट शुड बी सेंट ओनली टू अ स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड नॉट टू अ रेगुलर स्कूल। उस बच्चे को हमें रेगुलर स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, उसके लिए कोई स्पेशल स्कूल हो आप वहाँ भेजें, ऐसा कह रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी कहता है विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप उसे एकेडमिक एजुकेशन सिखाएं, यानी कि आप उसे स्कूल भेज रहे हैं, एग्जाम दिला रहे हैं, उसे पढ़ा रहे हैं, ये उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी होगी, प्रैक्टिकल वर्क भी सीखना होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है दे कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड। वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं रेगुलर स्कूल में अगर सिर्फ और सिर्फ अगर सुटेबल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड हो रही है, जो रिक्वायरमेंट है उनको, और रिसोर्सेज स्रोत भी हैं, उनकी मदद की जा रही है, उनके अध्यापक इस तरीके से हैं जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी आता है विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन अ पार विद क्लासमेट्स इन अ रेगुलर स्कूल, यानी कि वो उनके मुकाबले नहीं क्लास में परफॉर्म कर सकते जो एक रेगुलर स्कूल में बच्चे होते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? हियरिंग, देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है, अगर किसी कारणवश कान के सुनने की शक्ति चली जाती है, तो हालांकि अब तो एड्स भी आ गए, हियरिंग एड्स भी आ गए हैं, अगर आप उन्हें बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे इन चीज़ों को, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको समझाने के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माइंड में लेते हुए पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो
वो बहुत अच्छा कर सकते हैं स्पेशल स्कूल में, नहीं रेगुलर स्कूल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दे कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड। अगर उन्हें ये स्रोत मिल जाएंगे तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। तो चलिए जानते हैं पहले इस गिफ्टेड लर्नर के कॉन्सेप्ट को कि ये गिफ्टेड लर्नर है क्या। देखिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आज के समय में टैलेंटेड। ये टैलेंटेड है क्या जो एक बच्चे को दूसरे से अलग बना रहा है। ये व्हाट डू यू मीन बाय गिफ्टेड लर्नर। क्योंकि देखो सीखना समझना तो बच्चे के अंदर होता है, लेकिन ये गिफ्टेड क्या है। ये गिफ्टेड होता है जब किसी बच्चे की कैपेबिलिटी बहुत हाईली होती है ना, मतलब बहुत हाई अचीवमेंट की, अलग अलग तरीके की वो अचीव कर पा रहा है अपने गोल्स को, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो उसे हम एक टैलेंटेड कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, यानी कि वो गिफ्टेड लर्नर है, उसके अंदर पहले से ही ये चीज़ें बसी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनमें से कौन से फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स, जो गिफ्टेड लर्नर के होते हैं। ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड। ये तो देखो देख के ही नहीं लग रहा कि वो गुस्सैल होगा, वो बहुत जल्दी से फ्रस्ट्रेट होने वाला होगा, फेडअप हो जाएगा चीज़ों से। या फिर सेकेंड, ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड। अंडर स्टिमुलेटेड मीन्स मोनोटोनस। मोनोटोनस इज काइंड ऑफ बोर्ड, कि उसको कक्षा में मज़ा नहीं आ रहा, एंटरटेन नहीं हो रहा, क्योंकि बार बार कुछ चैलेंजिंग हो ही नहीं रहा, बार बार सब कुछ बोरिंग कक्षाएं हो रही हैं, टीचर आता है लेक्चर देता है और चला जाता है। तो वो अंडर स्टिमुलेटेड फील कर रहा है कि यार कुछ नया तो है ही नहीं, कुछ चैलेंजिंग तो है ही नहीं, मतलब मेरे स्किल्स तो बढ़ ही नहीं रहे, ग्रो ही नहीं हो रहे। तीसरा है ही इज़ हाईली टेम्परामेंटल, कि वो टेम्परामेंटल है, जैसे कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, इस तरीके के। पार्ट डी, ही एंगेजेस इन अ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग एटसेट्रा। देखो ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा हमें तो ऑप्शन ए भी नहीं लगा, टेम्परामेंटल भी बिल्कुल नहीं लगा। ही एंगेजेस इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर की बात करें, हैंड फ्लैपिंग करना, रॉकिंग एटसेट्रा, ये गिफ्टेड लर्नर की बात तो नहीं है। तो सही समझ रहे हैं आप, बचा हुआ ऑप्शन बी है कि अगर एक ही चीज़ें चलेंगी, उसको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, उसकी ग्रोथ कहीं पे रुक जाएगी, तो वो कैसा महसूस करेगा। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड। तो ये तो थी कुछ ऐसे फीचर गिफ्टेड लर्नर के बारे में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वीडियो को लाइक कर दो और पूरी देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अ टीचर कैन एनहेंस अफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय। देखिए बात हो रही है एलिमेंट्री क्लासरूम की। एक टीचर कह रहा है कि वो अपनी लर्निंग को किस तरीके से इफेक्टिव बना रहा है, कैन एनहेंस अफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री। देखिए एलिमेंट्री क्लासरूम की बात की जाए तो 1 to 8 जो ग्रेड होता है ना, यानी कि 1 से 8वीं क्लास की बात करें, हम हायर क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं, उनको हम एलिमेंट्री कैटेगराइज में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि एक टीचर की, वो किस तरीके की लर्निंग को अफेक्टिव बना सकता है। बाय ऑफरिंग रिवार्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग, यानी कि आप छोटे छोटे लेवल पर छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ रहे हो लर्निंग की ओर, आप अच्छा कर रहे हो तो रिवॉर्ड ऑफर करना। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जो एक बहुत इफेक्टिव मेथड माना जाता है। इनकरेजिंग कंपटीशन, बच्चों में कंपटीशन करना, ताकि वो क्या है अपने आप को, एक होता है सेल्फ मोटिवेटेड भी, जब आप बच्चों को इनकरेज करते हो कंपटीशन के लिए तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। या फिर कनेक्टेड द कंटेंट टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, अगर मान लो कि आप जो भी पढ़ा रहे हो वो बच्चों की डेली लाइफ से कम जोड़ दो, आप उनको कनेक्शन दिखा दो वहाँ पे कहीं ना कहीं। देखो बच्चों आप घर पे ये करते हो ना, इसका उपयोग इस तरीके से हो सकता है, इसके पीछे भी साइंस है। आप सपने देखते हो, इसके पीछे भी साइंस है। पक्का घूम रहा है, उसके पीछे भी साइंस है। तो एक्चुअल में इसका सही उत्तर यही है कि एक टीचर अपने लर्निंग को इफेक्टिव तब बना पाता है जब वो बच्चों के साथ जुड़ जाए, उनको क्या है उनके कंटेंट उनकी लाइफ के साथ जोड़ दे, डेली लाइफ के साथ जोड़ दें। अगर आप उनको केवल ये बता रहे हैं कि इसमें बॉल बेयरिंग लगते हैं, ये मशीन है एक तरीके की, या मोशन इस तरीके से होता है, तो जब आप उनको डेली लाइफ का एग्जाम्पल दोगे ना कि बेटा आप आंखें खोल के लेटते हो, पंखा घूम रहा है, किस टाइप का मोशन, आप साइकिल चला रहे हो, घड़ी घूम रही है, आपके घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम घूम रहा है, तो बच्चे क्या है अपनी लाइफ से जब चीज़ों को जोड़ते हैं तो बहुत ही जल्दी सीख पाते हैं। ये तो आप खुद भी समझे। आप अगर बच्चों की बात ना करें, अपने आप की बात करें, तो जब तक आप अपने कंटेंट को जोड़ेंगे नहीं अपने आप से तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। निम्नलिखित यानी जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है वो बच्चों के प्रति इनमें से कौन सी सही है। देखिए क्या होता है, क्या चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपेंट ऑफ नॉलेज,
एक्टिव और पैसिव होते हैं ना, रेसिपिएंट मतलब वो ज्ञान ले रहे हैं जो भी उन्हें दिया जा रहा है। दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, मतलब उनको कोई चीज़ मिल जाए तो वो इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं उन चीज़ों को खोल मटोल। देखो अक्सर क्या होता है जब घर में एक बेबी बॉय और बेबी गर्ल होता है तो बॉयज़ में हमने मोस्टली ये चीज़ें देखी हैं, जब भी घर में कोई बहन के खिलौना विलौना आया, कोई गाड़ी आ गई, कोई रोबोट आ गया, किसी भी तरीके का आ गया, तो उसे खोल खाल के इंजीनियर बन जाता है, तो वो अपने आप में इन्वेस्टिगेटर्स हो जाते हैं। दे आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि अपने आसपास के चारों ओर का वातावरण पर्यावरण को समझने में वो एक्टिव एक्सप्लोरर होते हैं, खुद ही एक्सप्लोर करने लग जाते हैं चीज़ों को। तो हम जानते हैं कि चिल्ड्रन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए हमने इतनी सारी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, दे आर पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, एक्टिव एक्सप्लोरर, लेकिन इसमें से हमें छांटने हैं जो सही स्टेटमेंट है उनके प्रति। तो पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज सही नहीं है, बाकी तीनों बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू एनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट। कंसेप्ट की डेवलपमेंट आप बच्चों में करना चाहते हो तो सबसे इफेक्टिव मेथड इनमें से कौन सा है। न्यू कंसेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ऑन विदाउट एनी रेफरेंस टू द ओल्ड वन, यानी कि जो भी नए कंसेप्ट आप उन्हें पढ़ा रहे हैं वो उनको अपनी समझ से समझने दीजिए, पुराना ज्ञान उसमें मत बांटिए। देखें ऑप्शन नंबर वो बी क्या कहता है, पहला तो हमें देखो गलत ही लग रहा है, क्योंकि जब हम खुद भी इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं ना बेटा, हम जब अपना खुद से इंटरव्यू देते हैं टीचिंग के लिए तो सबसे पहले जो आता है मेन वो आता है पीके टेस्टिंग, मतलब प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग होना। जब आप ओल्ड वन से कोरिलेट ही नहीं करोगे तो नया कैसे सीखोगे। तो ए तो मेरे लिए बिल्कुल गलत है। रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वन बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज। अब ये देखो आप, ये ठीक है कि आप स्टूडेंट के इनकरेक्ट आइडियाज़ को करेक्ट कर रहे हैं बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज। याद करना गलत नहीं है, जब तक आप समझेंगे नहीं उस चीज़ को उसमें गलती क्या है तो कैसे जानेंगे। फिर आता है ऑप्शन नंबर सी, वो क्या कहता है गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्पल एंड एनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। हाँ ये कहीं ना कहीं ठीक लगा मुझे कि वो बच्चों को क्या कह रहे हैं कि मल्टीपल एग्जाम्पल दे रहे हैं और उनको एनकरेज कर रहे हैं देम टू यूज रीजनिंग। देखो जब अब तक आप जोड़ेंगे नहीं, आजकल कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा क्या है इफेक्टिव मेथड हो गया है किसी भी चीज़ को समझने का, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप उन्हें मल्टीपल एक दो में नहीं बांट रहे, अब बहुत सारे इनको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। पार्ट डी वो क्या कहता है, यूज पनिशमेंट टिल स्टूडेंट हैव मेड द रिक्वायर्ड कंसेप्चुअल चेंज। जब तक बच्चे में आपके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट के लिए बदलाव नहीं आते तब तक उनको पनिशमेंट दिए जाओ। अरे ये कहाँ से ठीक है, पनिशमेंट में वो कहाँ सीखेगा, ढीठ ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात हो जाएगी लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो कि सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों को मल्टीपल एग्जाम्पल दिए जाए और उनको एनकरेज किया जाए कि वो अपने आप से रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रश्न को सॉर्ट आउट करें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोसफेयर। देखिए प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि इनकी लर्निंग मोस्ट इफेक्टिवली कैसे हो सकती है, कैसे एटमोसफेयर में, वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड, जहाँ पर उनका मन बन जाए। इमोशनल नीड आप क्या है, भावुक, जैसे हमारी भावनाएं होती है ना, जब वो मिलने लग जाती है ना तो हमें बहुत अच्छा महसूस होने लग जाता है। तो बात हो रही है यहाँ पे प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन की, मतलब छोटे बच्चों की। तो ऑब्वियस ही बात है उनको रटना, उनको मारना, पनिश करना, ये कहीं तक भी सही नहीं है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि वेयर द टीचर इज अथॉरिटेटिव एंड क्लियरली डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन। मतलब आप एक क्या हो गए, डिक्टेटर बन के रह गए हो, बैठ गए हो कुर्सी पे, अथॉरिटी मिल गई आपको, चलो बस बोलते जा रहे हो, ये करना भैया, ये करना, ये करना है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे इस तरीके से नहीं सीखते। दिस इज नॉट द इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। ये तो आप हायर क्लासेस में करोगे ना तो भी नहीं वो समझेंगे। लेक्चर दे के चले जाने की वजह से ही आज बच्चे इतने पीछे हो गए, एजुकेशन सिस्टम में इतने पछाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं रहे हैं चीज़ों को। उनको लगता है बस हमें सैलरी लेनी है, लेक्चर दिया और चले गए, लेक्चर दिया और चले गए। अरे समझ आया, तुमने क्या पूछा, तुमने पीके टेस्टिंग नेक्स्ट डे करी या नहीं करी, वो सब तुम पर डिपेंड करती है, बच्चों पर नहीं करती है।
ऑप्शन सी क्या कहता है, वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरी कोग्निटिव स्किल ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। अब देखो वो सिर्फ फोकस किस पे कर रहा है, स्ट्रेस किस पे दे रहा है, सिर्फ मास्टरिंग यानी किसके ऊपर फोकस बनाने की कि कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ जाएं, चलो रीडिंग है राइटिंग है मैथमेटिक्स ये डेवलप हो जाए तो ये इफेक्टिव हो गई लर्निंग। ऑप्शन डी वो कह रहा है, वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड एक्सपर्ट स्टूडेंट्स टू प्ले अ पैसिव रोल, कि भैया हमने तो याद करा दिया अब तुम्हें बस पीछे से रोल देते जाओ बताते जाओ तुमने क्या किया क्या नहीं, ये तो कोई कहीं से इफेक्टिव हुआ ही नहीं। तो सबसे इफेक्टिव मेथड इसमें ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सही उत्तर ए, कि जब इमोशनल नीड्स बच्चों की मिल जाती हैं अध्यापक के साथ तो वो बहुत जल्दी से समझने लग जाते हैं कि हाँ जो वो समझ रहे हैं उनको वैल्यू दी जा रही है, अध्यापक उन्हें समझ रहा है वो अध्यापक को समझ रहे हैं, और यही एक अच्छा तरीका है छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रन को पढ़ाने का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, अ चाइल्ड सीज अ क्रो। देखिए ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को, अ चाइल्ड, कई बार क्या होता है ना हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी से रीड आउट कर देते हैं लेकिन आंसर तो क्वेश्चन में ही छिपा होता है, तो इसलिए हमें अनसीन पैसेजेस कराए जाते हैं और कोई मतलब थोड़ी हमारा समय बर्बाद करने का। तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। एक बच्चा क्या देखता है कि विंडो के पास से एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा है, पास हुआ, और बच्चा एकदम से खिड़की में देख के क्या चलाता है, अ बर्ड, मतलब कि एक पक्षी। वट डज दिस सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड थिंकिंग, आप उस बच्चे की सोच के बारे में क्या समझ रहे हैं। अब देखिए एक बच्चा खिड़की में से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और जोर से चिल्लाता है एक पक्षी, अ बर्ड, तो आप बच्चे के बारे में क्या समझ रहे हैं कि द चाइल्ड हैज़ प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरी, यानी बच्चे के दिमाग में पहले से स्टोर की हुई कुछ मेमोरी है, कुछ ज्ञान है। ऑप्शन बी वो कहता है द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ बर्ड, बच्चे के दिमाग में ये जो बर्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो चुका है, उसे मालूम है कि ये पक्षी है, अगर उसके पंख है वो उड़ रहा है तो वो एक पक्षी है। ऑप्शन सी कहता है द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस, वो ये कह रहा है कि बच्चे के अंदर कुछ ऐसे टूल्स डेवलप हो चुके हैं जिससे वो किसी से प्रति कम्युनिकेट कर ले, वार्तालाप कर ले और उसे अपने एक्सपीरियंस को समझा सके कि एक्चुअल में हो क्या रहा है बाहर, जो मैंने तुम्हें समझाया है। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही उत्तर होगा, ए और बी और सी, तीनों के तीनों, या फिर सिर्फ बी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ए बी एंड सी, तीनों के तीनों, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्योंकि देखिए पहले भी कोई मेमोरी है, देखो जब उसके बर्ड के बारे में मालूम है यानी कि वो मेमोरी ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर्ड है, उसके बाद उसमें वो डेवलपमेंट भी हो गई कि अब वो अपने शब्दों को अपने विचारों को सामने प्रकट कर सके। जैसे कि हम जानते हैं हमारे बोलचाल के लिए क्या है, दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब बच्चा है, बच्चे ने मौखिक रूप से बताया कि एक पक्षी उड़ रहा है बर्ड, तो वो बता पा रहा है कि वो सामने एक पक्षी है, तो उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट बर्ड का क्लियर है कि वो उड़ रहा है तो वो पक्षी है, और वो स्टोर्ड मेमोरी भी है जो उसके अंदर पहले से स्टोर है, और वो अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पा रहा है, यानी सामने वाले को इसके बारे में बता पा रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ए बी एंड सी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट टू एनकरेज देम टू डू टास्क विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए ध्यान से समझिए, व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट, एक अध्यापक अपने बच्चे को क्या कहता है कि वो अपने आप को एनकरेज करे, एनकरेज देम टू डू टास्क, कुछ भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपने आप को एनकरेज करे विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जब बच्चा अपने अंदर कुछ एक मोटिवेशन जगाता है कि मुझे ये करना ही करना है, यानी इच्छा अनुसार आता है, उसके अंदर से आती है वो चीज़, मतलब एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं किया गया उसको ये करने के लिए, एक्सटर्नली कोई मोटिवेशन नहीं है, सारा सोर्स इंटरनली है। तो वो क्या होगा, कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज, तो अध्यापक एक कैसे एनकरेज करेगा, चलो जल्दी से इसको पूरा करो इससे पहले कि कोई और कर दे। ऑप्शन बी वाई कांट यू बी लाइक हिम, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, सी ही हैज़ डन इट परफेक्टली, उसने तो बहुत अच्छे से कर दिया है इसको। देखो ऑप्शन बी यहीं पर बिल्कुल सबसे गलत हो जाता है, ना तो किसी मदर को ये करना चाहिए ना ही किसी टीचर को ये करना चाहिए। एज अ पेरेंट और एज अ टीचर अगर आप कंपैरिजन करते हैं अपना किसी और के बच्चे से तो वो कभी भी परफेक्टली उन चीज़ों को सीख नहीं पाता, उसके दिमाग में एक कंपैरेटिवली डिग्री खड़ी हो जाती है। ऑप्शन सी वो कहता है कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफ़ी। देखो ये ऑफरिंग वाली ट्रिक जो होती है ना, आप हमेशा इसको नहीं फॉलो कर सकते कि चलो बेटा आप इस टास्क को कंप्लीट कर दो आपको टॉफ़ी मिलेगी। देखो
आप काम करवा रहे हैं बच्चे से, ये जो रिश्वत वाला हो गया ना, जो कॉर्नर है, वो छोटे बच्चों में तो चल जाता है, लेकिन जब बच्चे में समझ आने लग जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, तो उसके बाद ये चीज़ें उसे मोटिवेट नहीं करती हैं। तो फिर अगला क्या है, ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, मतलब आप इसे करने की कोशिश कीजिए, आप ज़रूर सीखेंगे। तो सबसे सही तरीका आपका क्या है इसमें, तो सबसे सही तरीका है ऑप्शन नंबर डी, यानी ट्राई टू डू इट। तुम इसे करते रहो, एक ना एक दिन तो सफल होगे ही होगे। यानी तुम्हें किसी से कंपैरिजन नहीं करना, अपने अंदर की छिपी हुई एबिलिटी को सामने रखना है, यानी कि अपने अंदर जो बनी हुई खिचड़ी है उसको परोसना है और उसी को खाना है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कहता है, हाउ कैन अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। अब एक अध्यापक अपने बच्चों को कैसे एनकरेज करेगी, कैसे प्रोत्साहित करेगी इंट्रिंसिकली। देखो एक्सटर्नली वो नहीं करना चाहती, वो चाहते हैं कि बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हो, अपने आप हो, किसके प्रति, लर्निंग के प्रति, कि वो सीखें चीज़ों को। देखिए सिर्फ चीज़ों को प्रैक्टिकली करने से कुछ नहीं होगा, याद भी करना होगा, समझना भी होगा। तो देखिए वो क्या कहेगी, बाय इंड्यूसिंग एंजाइटी एंड फियर, वो बच्चों में डर पैदा करेगी, चिंता पैदा करेगी। बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट, बस उनको टेस्ट पे टेस्ट दिए जाएगी, चलो भाई कंपटीशन में लगे रहो, टेस्ट देते रहो तो डेवलप हो जाएंगे ये स्किल। या फिर उनको सपोर्ट करेगी इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी, यानी कि वो इंडिविजुअली हर एक बच्चे को अलग अलग उनके गोल सेट करेगी कि तुम्हें क्या अचीव करना है, एंड देयर मास्टरी, कौन किस में परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा हर एक फील्ड में परफेक्ट हो, इवन नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छिपा हुआ है, कुछ ना किसी फील्ड में वो मास्टरी करते हैं। तो उनको डेवलप करना, एक अच्छा गोल सेट करना और उसको सपोर्ट करना, उसमें फुलफिल करना अध्यापक का काम नहीं, वो बच्चे का काम है, वो केवल उसको मोटिवेट कर सकता है। ऑप्शन डी, बाय ऑफरिंग टैंजिबल रिवॉर्ड सच एस टॉफी। अरे ये अजीबो गरीब रिवॉर्ड्स मत हो, ये तो छोटे बच्चों में होते हैं कि हाँ उनको एनकरेज करा, टॉफ़ी दे दी, चॉकलेट दे दी और फिर पेंसिल दी, रबड़ दी, ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट खड़ा कर देना। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उनको सपोर्ट करना, उनके बनाए हुए गोल में सेट करना, उनके गोल्स को उनको समझाना, गाइड करना एक अच्छे अध्यापक का काम है। और उनके मास्टरी फील्ड में, यानी जिसमें वो बिल्कुल परफेक्ट आपको नज़र आते हैं या फिर वो चाहते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम, जैसे कि आपको बताया एलिमेंट्री क्लास में ग्रेड 1 to 8 को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रेड 1 to 8। एन इफेक्टिव टीचर, एक अच्छा अध्यापक, एक प्रभावी अध्यापक शुड एम एट द स्टूडेंट टू बी मोटिवेटेड, वो किस पर एम करेगा कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ऑन सेक, यानी कि बच्चे सीखना चाहें, सीखने की जिज्ञासा रखें, क्यूरियस हो, एंड लव लर्निंग, वो ये जो पढ़ने की क्षमता है इसको प्यार करना सीखें या उसके प्रति आगे भागने लग जाएं, ये कहेंगे आप। सेकंड ऑप्शन कहता है टू रेट मेमोराइज सो दैट दे बिकम गुड एट रिकॉल। अभी ये देखो क्रैमिंग करना, रट्टा मारना, वो कह रहे हैं कि इसको रेटिंग देना कि तुम कितना याद रख सकते हो और आप बहुत अच्छा हो जाओ उसको याद रखने में। या फिर ऑप्शन सी, बाय यूजिंग प्यूनिटिव मेजर सो दैट दे रिस्पेक्ट द टीचर। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में वो कहता है कि आप प्यूनिटिव मेजर्स ले लो। प्यूनिटिव मेजर्स क्या होते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि इसका सिनोनिम होता है जैसे पनिशमेंट देना, एक का सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, कि आप पनिशमेंट दे रहे हो तो क्या करेगा बच्चा ना, आपकी रिस्पेक्ट करे अध्यापक की। ऑप्शन नंबर डी, टू परफॉर्म सो दैट दे गेट गुड मार्क्स इन द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम, मतलब पूरे साल तो तुम जो मर्जी करो, साल के अंत में एग्जाम में आप क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं, गेट गुड मार्क्स। तो ये इफेक्टिव टीचिंग में आता है क्या? नहीं, इफेक्टिव टीचिंग में आता है ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी कि एलिमेंट्री क्लासरूम की बात की जाए तो उस समय टीचर को पनिश भी करना पड़ता है, बच्चों को कुछ ऐसे मेजरमेंट को फॉलो करना पड़ता है जिससे वो अध्यापक का रिस्पेक्ट करते करते अपने आप मोटिवेट भी हों और कुछ सीखें भी और समझें भी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। देखिए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हटाओ, बिल्डिंग खड़ी कर दी तुमने, स्विमिंग पूल बना दिया तुमने, बहुत अच्छा प्लेग्राउंड बना दिया, लेकिन क्या वो इफेक्टिव स्कूल है? अफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस में क्या आता है कि हाँ आप जा रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, वो एक्चुअल में आपके अंदर दिखाई दे रही है चीज़, वो डेवलपमेंट है भी या नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वो कहता है
कि कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, आप कंपैरिजन कर रहे हो जी, पहले आपके एफए में इतने नंबर आए थे, दूसरी बारी में इतने आ गए, तीसरे में इतने, कि आपके में अंदर अचीवमेंट डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकंड आता है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट में आता है आपका जैसे कि शारीरिक दंड देना। जो पेरेंट्स और टीचर्स को अधिकार होता है कि अगर वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो वो उनको क्या है शारीरिक रूप से दंडित कर सकती हैं। वो किसी भी तरीके की पनिशमेंट होती है कि बहुत हार्श नहीं हो सकती। वो आगे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअलाइज लर्निंग, मतलब बच्चों को अलग अलग बिठा देना। इंडिविजुअल लर्निंग हमने पढ़ा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ा कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं तरीके के कक्षा में। कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, क्लासरूम में मतलब एक कॉम्पिटिशन की तरह खड़ा कर देना कि हाँ तुम्हें इससे कंपैरिजन करना है और तुम्हें इनसे करना है। तो एक अफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिसेस में क्या आता है, तो एक अफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि इंडिविजुअलाइज लर्निंग। एक अच्छा स्कूल वही है जहाँ पर क्या है इंडिविजुअलों को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि एक कक्षा में बैठे हुए 50 विद्यार्थी एक जैसे नहीं है, सभी का आईक्यू लेवल भी अलग अलग है, सबके समझने का तरीका भी अलग अलग है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। The cephalocaudal principle of development explains how development proceeds from। अगर बात की जाए सिद्धांत की, ये जो प्रिंसिपल है आपका सेफेलोकॉडल, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, जो आपकी ग्रोथ हो रही है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो कैसे प्रोसीड करती है। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, जनरल टू स्पेसिफिक, आप जनरल से लेके स्पेसिफिक में चले जाते हैं। डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड, धीरे धीरे मतलब कि आप इंटीग्रेट और जोड़ते जा रहे हैं। हेड टू टो, सिर से लेके पैर तक, या फिर रूरल टू अर्बन, रूरल यानी गांव के देश और अर्बन यानी कि गांव के देश कह रही हूँ, देश के गांव, और अर्बन यानी कि जो शहरी एरिया है। तो बात की जाए सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल की, कभी भी तो डेवलपमेंट होती है तो वो हमेशा हेड टू टो रहती है। कहाँ से रहती है? हेड टू टो रहती है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे सेंसिटिव पीरियड क्या है अगर आप एक बच्चे में लैंग्वेज की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बोलचाल का जो आपका तरीका है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए आपको आगे बताते हैं 4 ऑप्शन के साथ क्या क्या है। प्रीनेटल पीरियड, मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, एडल्टहुड या अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो एक सेंसिटिव पीरियड कौन सा है जहाँ पे आप क्या करेंगे, बच्चे में किस तरीके की डेवलपमेंट करेंगे, लैंग्वेज की डेवलपमेंट करेंगे। तो वो कौन सा पीरियड है जो बिल्कुल सही है, तो वो है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो आपको ध्यान देना है वो कौन सा पीरियड है, अर्ली चाइल्डहुड, यानी जो उसका बचपन का है, शुरुआती बचपन है, उस समय ही आपको क्या देखना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे साथ बने रहिए और लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी अपने से खुद भी करिए और दोस्तों से भी करवाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।